देखो बालक, जैसे अब आपको पढ़ना है कार्यफलन। कार्यफलन को हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। कार्यफलन होता क्या है कि देखो, जैसे कि होता क्या है कि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, किसी भी धातु की सतह के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना ऊर्जा खर्च होता है या जितना ऊर्जा लगता है, उसी ऊर्जा को हम लोग कार्यफलन कहते हैं। धातु की सतह के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी खर्च होता है, उसी ऊर्जा को हम लोग कार्यफलन, चाहे जितना ऊर्जा लगे। अब प्रत्येक धातु के लिए कार्यफलन का मान अलग अलग होता है, क्योंकि सभी धातु की सतह से आप एक ही ऊर्जा के द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं करा सकते हैं। सबसे कम कार्यफलन का मान होता है सीजियम के, और सबसे अधिक कार्यफलन का मान होता है प्लेटिनम का। यानी कि प्लेटिनम से यदि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा देना पड़ेगा, और सीजियम से निकालना है तो उसके लिए कम ऊर्जा देना पड़ेगा। तो कार्यफलन के मान लिखिए परिभाषा: वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में लिखिएगा प्रकाश इलेक्ट्रॉन, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उसे उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। उसे उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन को देखिए फाई या W0। अब किसी किसी बुक में फाई भी रहता है, किसी किसी में W0 भी रहता है। तो कार्यफलन को फाई या W0 से सूचित करते हैं। कार्यफलन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। कार्यफलन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं कि कार्यफलन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगा ऊर्जा होता है, जितना ऊर्जा लगता है वही सी ऊर्जा को हम लोग कार्यफलन कहते हैं। इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा। कार्यफलन का फॉर्मूला होता है कार्यफलन, अब जी जो लिखा रहा है फाई लिखा रहा है या W0 लिखा रहा है, इसका फॉर्मूला होता है H इंटू नू नोट। H इंटू नू नोट उसको पढ़ते हैं, भी नहीं कीजिएगा, ठीक ना। कार्यफलन बराबर H इंटू नू नोट। हाँ, नू नोट, जहाँ H को प्लैंक नियतांक कहते हैं। जहाँ H को प्लैंक नियतांक कहते हैं। प्लैंक नियतांक कहते हैं, तथा नू नोट को देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड। नू नोट को देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति कहते हो गया ना। देखो, प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रॉन। जैसे कुछ ऐसे लाइट होते हैं जिसकी आवृत्ति बहुत अधिक होती है। आवृत्ति जैसे कि हो गया आपका पराबैंगनी किरण हो गया, एक्स किरण हो गया, गामा किरण हो गया, ये सब की आवृत्ति अधिक होने के कारण कि जब किसी धातु की सतह पर आकर के पड़ता है ना, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलता है धातु की सतह से, उस इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। प्रकाश को अंग्रेजी में फोटो बोलते हैं।
इसलिए उसको फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितना ऊर्जा खर्च होता है उसी ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं, और इसका मान होता है H इंटू नू नॉट। चल, इसमें H प्लैंक नियतांक होता है जिसका मान हम आपको आगे बताएंगे जब पढ़ाएंगे प्लैंक का नियम ना, क्वांटम सिद्धांत, तो हम बताएंगे इसके बारे में, और नू नोट का भी बताएंगे, देहली आवृत्ति। नोट लिखिएगा, सीजीएम, सीजीएम ब्रैकेट में CS इसका संकेत होता है। सीजीएम के लिए कार्यफलन का मान न्यूनतम, सीजीएम के लिए कार्यफलन का मान न्यूनतम, न्यूनतम ब्रैकेट में लिखिएगा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूनतम, तथा प्लैटिनम के लिए कार्यफलन का मान अधिकतम, तथा प्लैटिनम के लिए कार्यफलन का मान अधिकतम, अधिकतम अब ब्रैकेट में लिखिएगा 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अधिकतम 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, होता है। चलिए इसके बाद लिखिए आप लोग टॉपिक, जैसे देखिए किसी भी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगता है उसको कार्यफलन कैसे करते हैं, लेकिन धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने की जो 3 विधि है, तीनों विधि द्वारा आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो टॉपिक लिखिए था, किसी धातु के पृष्ठ से, किसी धातु के पृष्ठ से उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए, किसी धातु के पृष्ठ से उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम या निम्नतम लिख सकते हैं, न्यूनतम ऊर्जा निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला नंबर लिखिएगा, पहला नंबर है तपायनिक उत्सर्जन। एक बार एग्जाम में पूछा था ना, तपायनिक उत्सर्जन, उत्सर्जन इसको हम लोग कहते हैं हार्मोनिक इमिशन, हार्मोनिक इमिशन। देखिए इलेक्ट्रॉन को गतिशील कराने के लिए, निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जैसे हम जब किसी धातु सतह को गर्म करते हैं, धातु की सतह के अंदर में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो धातु की सतह के अंदर में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जब उपयुक्त परिमाण में, उपयुक्त परिमाण मतलब कि जितना उसको ऊर्जा चाहिए धातु सतह से निकलने के लिए उतना ऊर्जा ग्रहण कर लेता है और धातु सतह से बाहर निकल लेता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लेकिन किसके प्रभाव से निकल रहा है, टेम्परेचर के प्रभाव से निकल रहा है, इसीलिए उसको हम लोग तपायनिक उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि उसको हम लोग तपाते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलता है। हम कहेंगे 100 रुपया दो, तो नहीं दे रहा, धिका दिए, फिर नहीं दिया, फिर धिका दिए, अच्छा लो लो, निकाल दे दिए, तपा दिया ना, खूब मजा ले रहा है। लेकिन जब किसी धातु की सतह को, जब किसी धातु की सतह को गर्म करते हैं, जब किसी धातु की सतह को गर्म करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन
उपयुक्त परिमाण में ऊर्जा ग्रहण करके, उपयुक्त परिमाण में ऊर्जा ग्रहण करके धातु के सतह से उत्सर्जित होने लगता है। धातु के सतह से उत्सर्जित होने लगता है तो इलेक्ट्रॉनों के इस प्रकार के उत्सर्जन की घटना को, इलेक्ट्रॉनों के इस प्रकार की घटना को, इलेक्ट्रॉनों की इस प्रकार के उत्सर्जन की घटना को, सॉरी गलती हो गया, इलेक्ट्रॉनों के इस प्रकार के उत्सर्जन की घटना को तपायनिक उत्सर्जन कहते हैं। तपायनिक उत्सर्जन कहते हैं तथा धातु के सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को, तथा धातु के सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को तपायन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तपायन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तपायन इलेक्ट्रॉन काहे कहते हैं? कैसे तपा के हम लोग निकाले हैं, निकल तो नहीं रहा था, उसको गर्म किए हैं तो इलेक्ट्रॉन निकला है। अब देखो, जैसे ई प्रभाव को खोज सबसे पहले एडिशन किया था, इसीलिए इस प्रभाव को एडिशन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। तो नोट करके लिखिएगा, तपायनिक उत्सर्जन की घटना का खोज सबसे पहले एडिशन ने की थी। तपायनिक उत्सर्जन की घटना का खोज सबसे पहले एडिशन ने की थी। इसलिए इसे एडिशन प्रभाव भी कहते हैं। इसलिए इसे एडिशन प्रभाव भी कहते हैं। एडिशन प्रभाव भी कहते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन आता है, कई बार एक बार आया था कि तपायनिक उत्सर्जन की घटना होती है वो धातु के सतह पर ही क्यों होती है? क्योंकि धातु के सतह के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन उपयुक्त परिमाण में ऊर्जा ग्रहण करके कहाँ पर निकलता है? सतह पर निकलता है। तो जब भी तपायनिक उत्सर्जन घटना होगी सतह पर ही हो सकती है। तो क्वेश्चन में लिखिए, वहां से देखो यदि बहुत अधिक ऊर्जा मिलेगा तो बाहर की ओर सतह से गतिशील होगा, और यदि उतना ऊर्जा, क्योंकि जब तक हम धातु सतह को गर्म कर रहे हैं तो धातु सतह के कॉन्टेक्ट में तब तक उसको ऊर्जा मिल रहा है, लेकिन जैसे ही धातु की सतह को छोड़ देगा तो उसका ऊर्जा धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा ना, उसका धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। लेकिन निकलता है तो कहाँ पर आता है? धातु के सतह पर आता है। तो क्वेश्चन है, लिखिए, तपायनिक उत्सर्जन की घटना धातुओं के सतह पर ही क्यों होती है? तपायनिक उत्सर्जन की घटना धातुओं के सतह पर ही क्यों होती है? क्यों होती है? लिखिए आंसर। जब किसी धातु के सतह को ताप दिया जाता है, जब किसी धातु की सतह को ताप दिया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के सतह के अंदर से निकलकर, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के सतह के अंदर से निकलकर धातु के सतह पर आता है। निकलकर धातु के सतह पर आता है, सतह पर आता है। अतः तपायनिक उत्सर्जन की घटना धातुओं के सतह पर होती है।
अतः रासायनिक उत्सर्जन की घटना धातुओं के सतह पर होती है। अब दूसरा नंबर लिखिए, जैसे एक विधि हुआ ताप द्वारा इलेक्ट्रॉन निकालना, दूसरा क्या होता है कि जिसे क्षेत्र उत्सर्जन होता है। क्षेत्र उत्सर्जन लिखिए तो दूसरा नंबर, इसको हम फील्ड इमिशन कहते हैं। क्षेत्र उत्सर्जन, फील्ड इमिशन। देखिए क्षेत्र उत्सर्जन होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई धातु की सतह है, जैसे यही मान लीजिए कि धातु है, इसके आसपास में हम लोग जब 10 के पावर 8 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, जब किसी धातु सतह के आसपास में 10 के पावर 8 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र आरोपित, तो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो जानते हैं कि धन आवेश उत्पन्न होता है। अब धन आवेश जो विद्युत क्षेत्र जो होता है ऋण आवेश को आकर्षित करता है कि प्रतिकर्षित करता है? आकर्षित करता है। अब धातु सतह के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी कि विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन को बल लगाता है, बल लगा कर उसको खींचता है अपनी ओर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र धन आवेश उत्पन्न होता है और ऋण आवेश को खींचता है। धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है अंदर में, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जब किसी धातु के सतह के आसपास में 10 के पावर 8 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, तो जो विद्युत क्षेत्र होता है ना, धातु के सतह के अंदर से इलेक्ट्रॉन को खींच निकालता है, बाहर निकालता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो गया। लेकिन किसके कारण से? विद्युत क्षेत्र कारण, विद्युत। तो इसी घटना को क्षेत्र उत्सर्जन कहा जाता है। बढ़ा सकते हैं विद्युत क्षेत्र, जितना बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक सीमा तक, क्योंकि 10 के पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर में तो हवा में भी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। 10 के पावर 8 है तो धातु के अंदर से खींच ही लेगा, क्योंकि 6वें पर हवा में भी आवेशित होने लगता है सब कण, जो भी अणुपरमाणु है। 10 के पावर 8 है तो धातु के अंदर से भी खींच लेगा। तो चलिए लिखिए, किसी शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र, किसी शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र, किसी शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र, ब्रैकेट में लिखिएगा 10 के पावर 8 वोल्ट प्रति मीटर, किसी शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र ब्रैकेट 10 के पावर 8 वोल्ट प्रति मीटर द्वारा किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन के, किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने की घटना को, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने की घटना को क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। हो गया? समझ गए कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा इलेक्ट्रॉन को खींच लिया जाता है। अब लिखिए तीसरा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, इसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है पहले समझ लीजिए। जैसे कि किसी धातु सतह पर प्रकाश पड़ता है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के पास ऊर्जा होता है। तो जब किसी धातु सतह पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अब धातु सतह से निकलना शुरू हो जा रहा है। जिस इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, लेकिन किसके कारण हो रहा है? प्रकाश के कारण हो रहा है। इसीलिए इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। इसी घटना को आगे चल के हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से भी जानते हैं।
लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी प्रकार के प्रकाश में यह कैपेसिटी होता है कि धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवा दे। जैसे मान लीजिए कि बल्ब का प्रकाश है या मरकरी का प्रकाश है, तो ये सब में इतना कैपेसिटी नहीं होता है कि किसी धातु सतह पर पड़े और धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना शुरू हो जाए। भले ये सब रहेगा, पराबैंगनी रहेगा, फिर एक्सरे रहेगा, गामा किरण रहेगा, तो ये सब में कैपेसिटी होता है कि धातु सतह पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवा सकता है, लेकिन सब प्रकाश में गुण नहीं होता है। जो दृश्य प्रकाश हम लोग का है, जो विजुअल रे, यदि वही बहुत तीव्र होता है तो उससे भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकता है, ठीक ना। यानी सूरज से आने वाला प्रकाश, क्योंकि ये सब प्रकाश में देखिए उतना हीट नहीं होता है, एनर्जी नहीं होता है, लेकिन सूरज से आने वाले प्रकाश में बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, शरीर पर पड़ता है तो उतने में गर्मी महसूस होना शुरू हो जाता है। तो लिखिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में, जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति की प्रकाश पड़ती है, जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति की प्रकाश पड़ती है, उपयुक्त आवृत्ति की प्रकाश पड़ती है, तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, जिस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। जिस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं, तथा इस घटना में निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तथा इस घटना में निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कहते हैं, हो गया ना, 3 गो हो गया। चलिए इसके बाद अब नया टॉपिक लिखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव मोस्ट VVI एग्जाम के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है, जब किसी धातु के सतह पर प्रकाश पड़ता है, सभी प्रकार के प्रकाश नहीं, आपको बता दिए कौन कौन प्रकाश। जब किसी धातु सतह पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश पड़ने के कारण धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। जब किसी धातु सतह पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश पड़ने के कारण धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का, तो यही घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। लिखिए, किसी धातु की सतह पर प्रकाश के आपतन के कारण, किसी धातु की सतह पर प्रकाश के आपतन के कारण, प्रकाश के आपतन के कारण उससे इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना को, उससे इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना को, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, पैराग्राफ चेंज। प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तथा इसके प्रभाव के कारण, तथा इसके प्रभाव के कारण, इसके प्रभाव के कारण उत्पन्न विद्युत धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं।
तथा इसके प्रभाव के कारण उत्पन्न विद्युत धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। चलिए इसके बदले में डायग्राम बनाइएगा। देखिए तो सबको जानते हैं कि जब किसी चालक तार से लगातार इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है ना। तो चलिए तब आप समझ सकते हैं। गोल जो है ये होता है क्वार्ट्ज का बना हुआ एक बल्ब होता है। बल्ब मतलब ये जले वाला बल्ब नहीं, बल्ब मतलब कि कांच से बना हुआ कोई गोल आकृति का धातु। ये है एमीटर, ये है धन ध्रुव, ये वाला आपका है ऋण ध्रुव। इस ये वाला धन प्लेट होगा, जो धन ध्रुव जुड़ा तो धन प्लेट है, जो ऋण से जुड़ा होता है धन प्लेट को हम लोग क्या कहते हैं, एनोड। ऋण प्लेट को कैथोड। इस जैसे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव का है ना, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को दर्शाने के लिए क्या किया गया ना कि एगो क्वार्ट्ज से बना हुआ बल्ब लिया गया। बल्ब मतलब कि इस तरह से गोल आकृति का, और धातु के सतह पर क्या किया सब ना कि जो ये कैथोड है, जो कैथोड है तो कैथोड के सतह पर पराबैंगनी प्रकाश डाला गया, क्योंकि बताया है कि पराबैंगनी प्रकाश, एक किरण, एक गामा किरण, यही सब उच्च आवृत्ति वाला, जो उच्च आवृत्ति वाला किरण होता है ना, इस में कैपेसिटी होता है कि धातु सतह पर जब पड़ता है तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है। तो ये सब जब धातु सतह पर पड़ा ना तो देखा सबकी इलेक्ट्रॉन एक से निकलना शुरू हो गया। लेकिन मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन दिखाई दे ही नहीं रहा है, तो आदमी कैसे विश्वास करेगा। तो उसके लिए क्या किया, क्वार्ट्ज का बल्ब लिया, तो उसके अंदर एनोड कैथोड फिट कर दिया, पारदर्शी है ये, जिसे प्रकाश आर पार जा सकता है। उसको पराबैंगनी प्रकाश डाला गया, इधर लगा दिया कैथोड, तो देखा कि जो इलेक्ट्रॉन वहां निकल रहा है ना एक में जा रहा है, तो इसके इसमें प्रवाहित होने से इसमें विद्युत धारा की उत्पत्ति, जिसका यदि यहाँ पर विक्षेप मिलता है, जिसका विक्षेप इसमें ये एमीटर है। एमीटर जो है अपना मूल स्थान से एमीटर में लगा उसमें विक्षेपित हुआ, देखा सब कि नहीं सच में एक में क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, तभी जाके विक्षेपित हो रहा है अपना मूल स्थान। तो नहीं तो ऐसे कौन मानेगा कि एक में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो दिखाई देता नहीं है। तो वही इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण जो धारा की उत्पत्ति हुआ, उसी धारा का नाम रखा गया प्रकाश विद्युत धारा। इस तरह से बना लीजिए डायग्राम। ई वाला जो आपका है पराबैंगनी प्रकाश होता है, पराबैंगनी प्रकाश कहिए या चाहे किरण कहिए। जब पराबैंगनी प्रकाश धातु सतह पड़ता है तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। वही इलेक्ट्रॉन जब किसी परिपथ में लगातार प्रवाहित होता है तो उस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से एक धारा की उत्पत्ति होती है, जिस धारा को हम लोग प्रकाश विद्युत धारा, और जो प्रकाश के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए जो समझ गए कि धातु सतह पर जब प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिसको दर्शाने के लिए प्रयोग हो गया। तो इसके बाद लिखिए आप लोग टॉपिक लेनार्ड, लेनार्ड के प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। लेनार्ड के प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, लेनार्ड के प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। जिसे लेनार्ड से पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, लेकिन लेनार्ड का कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में वो नियम प्रस्तुत की कि जो प्रकाश का जो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वह किन किन बातों पर निर्भर करता है, किस किस कारण वो निर्भर करता है, कौन निकलने वाला इलेक्ट्रॉन। तो लिखिए पहले नंबर पर, किसी धातु पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर
किसी धातु पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन के लिखिएगा। किसी धातु पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश के तीव्रता के समानुपाती होता है। आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। देखिए इसका मतलब है ना कि प्रकाश जितने तीव्र होगा, तीव्र मतलब कि तीखा, जैसे गर्मी के दिन में कैसे तीखा प्रकाश होता है, दम मियाज जला देता है। और तीखा मतलब तीता नहीं मिर्चाई वाला, तीखा मतलब कि तेज प्रकाश है। तो जितने तेज प्रकाश पड़ेगा धातु सतह पर ना, तो प्रति सेकंड उतने अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। जितने तेज प्रकाश उतने अधिक इलेक्ट्रॉन होकर उत्सर्जित। तो वही बोल रहे हैं कि किसी धातु पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर कि हर सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा या कितना अधिक निकलेगा, वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के, जैसे ठंडा के दिन में वो ले जाकर रखिएगा धूपा में तो से कम इलेक्ट्रॉन निकलेगा धातु सतह को, और गर्मी के दिन में रखिएगा तो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जैसे गर्मी के दिन में देखिए रखिएगा धातु सतह को, उसमें विशेष प्रकार के चमक रहता है गर्मिया के दिनों में, और ठंडा के दिन में भी धातु सतह चमकता है, लेकिन वैसा विशेष चमक नहीं होता है। जैसे चमका के देखिएगा अगर धूपा में, तो वैसा विशेष चमक नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि धातु सतह जब प्रकाश पड़ता है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन निकलता है ऊर्जा लेकर के, और वो इलेक्ट्रॉन आता है तो धातु सतह पर आकर अपना एनर्जी जो है प्रकाश के रूप में उत्सर्जित कर देता है। यही कारण से धातु सतह चमकीला दिखाई देता है। नहीं तो वो धातु यदि सच में चमकीला होता तो एहो प्रकाश में उतने चमकना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि ये सब प्रकाश जो है बॉल अलार्म, उसमें इतना कैपेसिटी नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। और जब तक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा नहीं तब तक अपना ऊर्जा प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करेगा नहीं, इसलिए धातु सब चमकीला नहीं दिखाई देगा। और सूरज के प्रकाश में देखिएगा दूसरे तरफ चमकता है दम, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कारण उसका सतह चमकता है। तो कहें कि जितने तेज प्रकाश रहेगा इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा निकले। दूसरा लिखिए, अगला लिखो दूसरा, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की महत्तम गतिज ऊर्जा। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की महत्तम गतिज ऊर्जा। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की महत्तम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की महत्तम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई धातु की सतह है, धातु सतह पर आकर के प्रकाश पड़ा तो हर सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन एक से निकलेगा, यह तीव्रता पर निर्भर करता है। जितने तेज प्रकाश रहेगा हर सेकंड उतने अधिक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और बाहर की ओर गतिशील होगा, तो गतिशील होगा तो इसके पास गति ऊर्जा होगा, और गति ऊर्जा क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो उत्सर्जित होने वाली जो इलेक्ट्रॉन का गति ऊर्जा होता है कि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कितना वेग से गति करेगा या कितना गति ऊर्जा से गति करेगा, तो वह इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन का गति ऊर्जा जो होता है आवृत्ति पर निर्भर करता है। जितने आवृत्ति अधिक रहेगा प्रकाश का उतने अधिक इलेक्ट्रॉन, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन उतना ही तेजी से गति करेगा। तीव्रता का मतलब क्या होता है कि जैसे प्रकाश जब किसी माध्यम में चलता है ना, तो एक सेकंड में जितना बार कंपन करता है वही कंपनों की संख्या क्या कहलाता है। तो जितने तीव्र रहेगा प्रकाश ना, तो धातु सतह दम मारेगा, टंटना दम देगा धातु सतह को, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मोशन पकड़ लेगा। अब मान लो कि एक बार हम मारे धातु सतह पर तो इलेक्ट्रॉन निकला, सतह पर हो जाएगा ना, लेकिन लगातार एकदम मारते रहे धातु सतह पर तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन सतह पर टिकेगा नहीं, सतह पर निकल क्या हो जाएगा। तो कितना तेज मारे हैं ओकरा से
ई डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आप बहुत तेज मारते हैं, ओकरा पर आघात करते हैं तो बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि निकलने के बाद बहुत अधिक मोशन में गति करेगा। लेकिन आप बहुत दम लगातार उस पर हर सेकंड जितने अधिक प्रहार करते हैं उतने अधिक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद तेजी से गतिशील होगा। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है तीव्रता पर निर्भर करती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो गतिज ऊर्जा होता है वह तीव्रता पर निर्भर, वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसलिए इसको समझा रहे इतना अच्छा से, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्टिव में पूछता है पॉइंट हुआ कि आप कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करती है, संख्या तीव्रता पर, और गतिज ऊर्जा फ्रीक्वेंसी पर, आवृत्ति पर। तीसरा लिखिए, फोटो इलेक्ट्रॉनों की महत्तम गतिज ऊर्जा, फोटो इलेक्ट्रॉनों की महत्तम गतिज ऊर्जा, फोटो इलेक्ट्रॉनों की महत्तम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश के आवृत्ति के समानुपाती होता है। फोटो इलेक्ट्रॉनों की महत्तम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश के आवृत्ति के समानुपाती होता है। आपतित प्रकाश के आवृत्ति के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अर्थात देखिए, अर्थात 1/2 ME इंटू V का स्क्वायर समानुपाती आवृत्ति, आवृत्ति को हम नू से लिखते हैं ना, तो हाफ MVE स्क्वायर बराबर समानुपाती नू। ME मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो देखो, जैसे मान लो कि कोई जैसे 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 7 को प्रकाश होता है जिसमें डेंजरस वाला में, जैसे कि आपका हो गया पराबैंगनी, सॉरी पराबैंगनी नहीं, आओ गामा किरण से। गामा किरण की आवृत्ति सबसे ज्यादा होता है, गामा किरण से भी वो अधिक होता है, उसको हम बोलते हैं कॉस्मिक किरण, कॉस्मिक किरण। ऐसे उसका आवृत्ति बहुत ज्यादा होता है गामा किरण से, वो इन्वर्स में पाया जाता है ब्रह्मांड में, कॉस्मिक रेज उसका आवृत्ति सबसे ज्यादा होता है। उससे थोड़ा सा कम होता है गामा किरण के, गामा किरण से कम होता है एक्सरे का, एक्सरे से कम होता है आपका पराबैंगनी का, पराबैंगनी से कम होता है दृश्य प्रकाश का जो हम लोग रंग दिखाई देता है, और उससे कम होता है आवृत्ति औरक प्रकाश का, औरक प्रकाश से कम होता है इसका रडार में किसका यूज किया जाता है, एक होता है सूक्ष्म तरंग, हाँ सूक्ष्म तरंग, और उससे कम होता है आपका इसका माइक्रो, नहीं माइक्रो नहीं उल्टा बोल दिए, वो होता है सूक्ष्म तरंग होता है, और एक छुआव होता है रेडियो वेव। सूक्ष्म तरंग जिसको माइक्रोवेव बोलते हैं, सबसे कम आवृत्ति होता है रेडियो वेव के। तो जेकर जितने आवृत्ति अधिक रहता है ना, वो धातु सतह से उतने अधिक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवा देता है। जैसे गामा किरण डालिएगा तो इलेक्ट्रॉन दम हरा के निकलेगा, एक्सरे भी डालिएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बहुत अधिक मात्रा में, पराबैंगनी भी डालिएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन एक्सरे की तुलना में कम निकलेगा, एक्सरे की तुलना में। तो कै गो लिखे, 3 गो। चौथा लिखिए, फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए, फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए, उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति, फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए, सॉरी फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आवृत्ति धातु विशेष के लिए, धातु विशेष के लिए एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति, ब्रैकेट में लिखिएगा देहली आवृत्ति, एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति ब्रैकेट में देहली आवृत्ति ब्रैकेट बंद से अधिक होनी चाहिए, से अधिक होनी चाहिए, से अधिक होनी चाहिए।
अर्थार्थ, देखिए अर्थार्थ नू ग्रेटर देन नू नोट, कैसे नू नोट से किसको लिखते हैं? देहली आवृत्ति को। आई नू से लिखते हैं आपतित प्रकाश की आवृत्ति को। तो जो आपतित प्रकाश होता है ना, आपतित प्रकाश का आवृत्ति यदि देहली आवृत्ति से अधिक हुआ तब भी जाके धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और नहीं तो आपतित प्रकाश के जो आवृत्ति होगा देहली आवृत्ति से कम होगा तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन। अब प्रत्येक धातु के लिए देहली आवृत्ति का मान अलग अलग होता है, क्योंकि सब धातु के अंदर में इलेक्ट्रॉन जो होता है अलग अलग आकर्षण बल से बंधा हुआ होता है, ठीक ना। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक हो तब जाके इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, यदि देहली आवृत्ति से कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। अब प्रत्येक धातु के लिए देहली आवृत्ति का मान अलग अलग होता है। तभी तो देख रहे थे सीजीएम के लिए कार्यफलन ज्यादा था, सॉरी कम था, प्लेटिनम के लिए कार्यफलन अधिक था। चलो, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि कोई भी प्रकाश धातु सतह पर डाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाएगा। धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसे नहीं। इसीलिए सब प्रकाश से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, क्योंकि सब की आवृत्ति बहुत कम होता है। पांचवा लिखिए, धातु पृष्ठ पर प्रकाश पड़ने, धातु पृष्ठ पर प्रकाश पड़ने और फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन होने के बीच, धातु पृष्ठ पर प्रकाश पड़ने और फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन होने के बीच, फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन होने के बीच समय विलंब अत्यंत कम ब्रैकेट में 10 के पावर -10 सेकेंड, 10 के पावर सॉरी -8 सेकेंड, 10 के पावर -8 सेकेंड ब्रैकेट बंद से भी कम होता है, से भी कम होता है, कम होता है। इनका क्या कहना है कि धातु सतह पर इलेक्ट्रॉन, धातु सतह पर जब प्रकाश पड़ता है तो उसे इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो धातु की सतह पर प्रकाश के पड़ने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच का समय अंतराल कितना होता है? जैसे कहे के मतलब कि हम आए और धातु सतह यानी कि आए तुम्हारे दरवाजा पर आके बाहर निकला हो निकला, तो वही हमें ठकठकाने और तुम्हारा निकलने के बीच का समय का अंतराल कितना है? 10 के पावर -8 सेकंड से कम सेकंड। यही आते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन है, तो कहते हैं कि नहीं, जैसे हम ठोकते हैं ना वैसी बुल से बाहर निकल जाता है, उसके में कोई समय अंतराल। अल्बर्ट आइंस्टीन आता है था, वो कहते हैं कि जैसे जाके दरवाजा चिपकी के हो अब घट जिसे हम ठोक किया वो क्या हो गया? कौन बा हाँ, वैसे ही आइंस्टीन आते तो कहते था, इलेनार्ड के है ना, आइंस्टीन आते कहते कि नहीं ऐसे होता है, आई कहे कि समय विलंब होता है। चलिए तो हो गया। अब लिखिए देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति तो अंग्रेजी जरूर लिखिए बालक, खास अंग्रेजी पूछता है। देहली आवृत्ति, इसे देहली ऊर्जा हम आपको पढ़ाए थे, कौन चैप्टर में? केमिस्ट्री में पढ़ाए थे, कौन लेसन में? नहीं याद है? लेसन 4 में पढ़ाए थे। देखिए इसी को पूछता है एग्जाम में, ऐसे थ्रेशोल्ड आवृत्ति पूछता है कि थ्रेशोल्ड आवृत्ति किसे कहते हैं? थ्रेशोल्ड आवृत्ति इसी को ऐसे ही पूछ देता है। देहली आवृत्ति ज्यादातर ऐसे पूछता है, थ्रेशोल्ड आवृत्ति ही करके, देहली आवृत्ति बहुत कम करके पूछता है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो। देखिए देहली आवृत्ति क्या होता है कि जब किसी धातु सतह प्रकाश पड़ता है ना, तो बिना इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित किए हुए
धातु सतह बिना इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित किए हुए जितना आवृत्ति को सहन कर लेता है वही उसका देहली आवृत्ति कहता है। तभी तो हम लोग कह रहे हैं कि प्रकाश का जो आवृत्ति होना चाहिए देहली आवृत्ति से अधिक होना चाहिए। जैसे मान ली कि 50 हर्ट्ज वाला हम प्रकाश डाल लिया, 50 हर्ट्ज को सह लिया इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, तो वो 50 हर्ट्ज देहली आवृत्ति कहलाएगा। तो कितना हर्ट्ज वाला डालेंगे प्रकाश, उससे ज्यादा वाला डालेंगे, 51 वाला डालेंगे चाहे 52 वाला डालेंगे। तो जितना को सह लेता है वही उसका देहली आवृत्ति होता है। इसलिए देहली हम बोल रहे हैं कि देहली आवृत्ति जो अधिक रहेगा ना प्रकाश की आवृत्ति तब जाके इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो लिखिए था प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसे कोई धातु की सतह, जिसे कोई धातु की सतह, धातु की सतह इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित किए बिना सहन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित किए बिना सहन कर सकता है, सहन कर सकता है, उसे ही उस धातु का देहली आवृत्ति कहते हैं। उसे ही उस धातु का देहली आवृत्ति कहते हैं। पैराग्राफ चेंज, देहली आवृत्ति को नु नोट से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। हो गया ना। चलिए तो हो गया। अब देखिए आपको लिखना है टॉपिक आगे, इसके बाद समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। अब लिखिए निरोधी विभव, एग्जाम में आया हुआ कई बार, निरोधी विभव, इसी को बोलते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, यह इसका एक और नाम होता है। देखिए दूसरा का नाम वहाँ लिखे, कौची है, हाँ अंतक विभव। पिछला साल पढ़ा थे तो लिख दिया था आतंक विभव, तो एक ज्यादा ये आतंक विभव है, मतलब खौफ फैला रहा है आदमी में। कम से कम सुन के तो सही लिखो, कट ऑफ पोटेंशियल, अंतक विभव। देखो जैसे अंतक विभव होता क्या है, ये एक प्रकार का विभव होता है। जैसे देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन कितने से निकल रहा है, धन से निकल रहा है। कितना धन जमा किया है, कैथोड से निकल रहा है ना। तो देखिए होता क्या है कि जब हम लोग धन प्लेट जो इला है, धन प्लेट निकल ची एनोड, तो जब हम लोग धन प्लेट पर ऋणात्मक विभव आरोपित करते हैं, जब धन प्लेट पर ऋणात्मक विभव आरोपित करते हैं तो कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या धीरे धीरे घटने लगता है। जब धन प्लेट पर ऋणात्मक विभव आरोपित करते हैं तो कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या धीरे धीरे घटने लगता है। तो एक ऐसा समय आएगा कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होकर से होबे नहीं करे, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन से सफा नहीं आएगा सिचुएशन ना। तो जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा परिपथ से, तो इलेक्ट्रॉन से का प्रवाह नहीं होगा परिपथ से, तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा नहीं, प्रवाह होगा। तो जब हम लोग एनोड प्लेट पर इन विभव आरोपित करते हैं, एनोड प्लेट पर इन विभव आरोपित करते हैं, तो कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो जितना विभव आरोपित करने से घटना होता है ना कि कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य हो जाती है, तो उसी विभव को कहते हैं निरोधी, क्योंकि रोक दिया ना,
जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा क्या कर दिया, रोक दिया। तो रोक दिया तो इलेक्ट्रॉन अब नहीं निकलेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलबे नहीं करेगा तो एक से धारा का प्रवाह होगा। तो धारा से प्रवाह, जब धारा का प्रवाह नहीं होगा तो ओकरा में करंट आ रहा है कि करंट कट गया, तो वही से बोलता है कट ऑफ। कट ऑफ लाइन नहीं जातू, अब कट गया। लिखो, वीडियो कट मत करना। लिखो बालक, एनोड प्लेट पर जब ऋण विभव आरोपित किया जाता है, एनोड प्लेट पर जब ऋण विभव आरोपित किया जाता है, जब ऋण विभव आरोपित किया जाता है तो कैथोड से निकलने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कैथोड से निकलने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैथोड से निकलने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह शून्य हो जाता है, जिससे परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। तब एनोड प्लेट पर आरोपित इस ऋणात्मक विभव को ही, तब एनोड प्लेट पर आरोपित इस ऋणात्मक विभव को ही, इस ऋणात्मक विभव को ही निरोधी विभव कहते हैं। तब एनोड प्लेट पर आरोपित इस ऋणात्मक विभव को ही निरोधी विभव कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं, कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर करता है। निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर करता है, आपतित प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। जैसे में लिखिएगा, जैसे में बैंगनी प्रकाश के लिए निरोधी विभव का मान अधिक, बैंगनी प्रकाश के लिए निरोधी विभव का मान अधिक और लाल प्रकाश के लिए निरोधी विभव का मान कम होता है। बैंगनी प्रकाश के लिए निरोधी विभव का मान अधिक और लाल प्रकाश के लिए निरोधी विभव का मान कम होता है, कम होता है, कम होता है, क्योंकि निरोधी विभव का मान प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर करता है, क्योंकि निरोधी विभव का मान प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर करता है, प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर नहीं, तीव्रता पर नहीं। देखिए, जैसे कि बैंगनी प्रकाश का जो आवृत्ति होता है ना, वो लाल प्रकाश से अधिक होता है। जैसे एक बात याद रखिएगा, जिसका आवृत्ति ज्यादा होता है उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, और जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है उसका आवृत्ति, जैसे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है तो उसका आवृत्ति कम होगा, अब बैगनी रंग का आवृत्ति ज्यादा होता है तो उसका तरंगदैर्घ्य, और जिसका तरंगदैर्घ्य जितने ज्यादा होता है ना उतने तेज दिखाई देता है, तीव्र दिखाई देता है। जैसे लाल कलर को हम लोग देखते हैं तो टहकार नजर आता है, लेकिन बैगनी कलर उतना टहकार नजर नहीं आता है, ठीक ना, क्योंकि तीव्रता जो होता है वो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। ठीक,
अब बैगनी प्रकाश के निरोधी विभव अधिक इसलिए होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवाता है, इसका आवृत्ति अधिक है। तो जैसे धातु सतह पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवाएगा ना, तो इसको रोकने के लिए हमको अधिक ऋणात्मक विभव आरोपित करना पड़ेगा कि कम ऋणात्मक विभव आरोपित करना। नहीं समझा? जैसे धातु की सतह पर पराबैंगनी प्रकाश पड़ा और उसका आवृत्ति ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ज्यादा नहीं करवाएगा ना, तो इसके लिए हमको अधिक विभव आरोपित करना पड़ेगा, ऋण विभव, इसको रोकने के लिए, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को शून्य करने के लिए या इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को शून्य करने के लिए। और जबकि लाल प्रकाश के लिए आवृत्ति का मान कम होता है तो पहले से कम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवा रहा था, तो उसके लिए हमको निरोधी विभव कम में चाहिए ना इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। तो वही हो गया कि निरोधी विभव पराबैंगनी प्रकाश के लिए अधिक होता है, लाल प्रकाश के लिए कम होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में।